नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका स्वागत है। मैंने हर ट्रांजिट के अलग अलग वीडियो बनाए हैं, पर इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि 4 मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। 4 मेजर प्लैनेट जो हैं वो हैं सैटर्न, जुपिटर, राहु और केतु। जिन ये चारों प्लैनेट की ट्रांजिट 19 मई तक हो जाएगी। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि 19 मई के बाद मतलब 20 से आप अपने में क्या डिफरेंसेस देख सकते हैं। वैसे ऑलरेडी थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो आपको दिख रहे होंगे, बट आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगी। जो एरीज लग्न के स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करूंगी और कुछ रेमेडीज के बारे में बात करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 मई 2025 के बाद एरीज लगन के लोगों के लिए एक डायनेमिक और कार्मिक एक्टिवेशन का फेज जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सैटर्न अब आपके 12th हाउस में होंगे, जुपिटर आपके 3rd हाउस में होंगे, राहु आपके 11th हाउस में होंगे और केतु आपके 5th हाउस में होंगे। इन सभी प्लैनेट की जो दृष्टि होती है वो मल्टीपल इंपॉर्टेंट हाउसेस पे पड़ेगी, जैसे कि 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। इसका मतलब ये है कि जो एरीज लगन के लोग हैं उनके लिए ऑलमोस्ट हर मेजर लाइफ एरिया एक्टिवेट हो रही है, चाहे वो सेल्फ आइडेंटिटी हो, आपका करियर हो, गोल हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो या आपका स्पिरिचुअल साइड हो। ये एक ऐसा फेज बनेगा या होगा जहां आपको हार्ड वर्क, इनर डिसिप्लिन और क्लियर इंटेंशन से अपने गोल को रीडिफाइन करने का टाइम मिलेगा। थोड़े डिस्ट्रैक्शन आएंगे, ओवर थिंकिंग होगी, इम्पल्सिव एक्शंस होंगे, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है, इस पे फोकस करने की जरूरत है इस ट्रांजिट का अच्छा फायदा उठाने के लिए। स्टार्ट करते हैं करियर से। करियर में काफी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सैटर्न का 12th हाउस में होना आपके फॉरेन कनेक्शन, एमएनसी या रिसर्च बेस्ड जो जॉब होती है उसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। आपको अपने काम में ज्यादा डिसिप्लिन और पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट जो है वो आपको थोड़ा स्लो मिलेगा। सैटर्न की 6th हाउस पर दृष्टि है, जो कि आपको अपने डेली वर्क रूटीन में चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, जैसे वर्कलोड का बढ़ना, ऑफिस पॉलिटिक्स या कलीग के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर आप अपने काम को सिंसियरली करते हैं, मतलब उसमें ध्यान देते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा जरूर मिलेगा। जुपिटर का 3rd हाउस में ट्रांजिट आपके कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग, मार्केटिंग, नेटवर्किंग एबिलिटी इसको इन्हेंस करेगा, बूस्ट करेगा। आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स, कोलैबोरेशन या शॉर्ट ट्रैवल के थ्रू करियर में ग्रोथ मिल सकती है। जुपिटर की 11th हाउस पर भी दृष्टि है, जो कि आपको अपने सोशल वर्क या सोशल नेटवर्क इन से अनएक्सपेक्टेड कोई गेन हो सकता है, जैसे किसी फ्रेंड की मदद से आपको कोई जॉब मिल जाए या आपके बिजनेस में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। राहु जो है, राहु का 11th हाउस में होना आपकी जो सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी या अनकन्वेंशनल फील्ड होती है, इन सब में बहुत सक्सेस दिला सकता है। अगर आप इन सब फील्ड में हैं या आपका कोई करियर इससे रिलेटेड है तो इसमें आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन आपको एक माइंड होगा जो जल्दी पैसा कमाना, ये एक माइंड सेट होगा, उसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि राहु 11th हाउस में है तो वो एक ये माइंड सेट आपको बनाएंगे कि थोड़ा पैसा फास्ट कमाएं, ऐसा क्या करें कि पैसा जल्दी आए।
उस चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए कोई अनएथिकल वर्क मत कीजिएगा, स्पेशली कोई भी ऐसा वर्क जो आपका सोल या आपका इनर हार्ट आपको कह रहा है दिस इज रॉन्ग, ऐसे काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि राहु माइंड को थोड़ा घुमाते हैं और पॉसिबल है कि ज्यादा मनी कमाना और फास्ट मनी कमाने के चक्कर में आप कुछ गलत भी काम कर सकते हैं। केतु जो है वो आपके 5th हाउस में है, ट्रांजिट कर लेंगे अभी 19th को, तो वो आपके 5th हाउस में होंगे। तो वो आपको जो है आपके करियर गोल को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन ला सकते हैं या एक डिटैच सी फीलिंग भी करा सकते हैं। इसलिए अगर पॉसिबल है तो अपने टारगेट को आपको थोड़ा क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा, क्लियर रखना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपको फोकस बना के अपना वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि आपका टारगेट क्लियर नहीं है तो आपका फोकस नहीं लगेगा और ये जो एक वर्क से डिटैचमेंट है ये आप ज़्यादा फील करेंगे। इसलिए इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आपको अपने फाइनेंशियल एरिया में थोड़ा मिक्स्ड रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सैटर्न जो है सैटर्न की ये जो 2nd हाउस पर दृष्टि पड़ती है, क्योंकि सैटर्न आपके 12th हाउस में है और उनकी जो दृष्टि है वो 2nd हाउस पर पड़ती है, तो आपको अपने एक्सपेंसेस पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना कोई अननेसेसरी खर्चा आपका बढ़ सकता है। जुपिटर जो है वो 11th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि फ्रेंड्स या सोशल नेटवर्क के थ्रू आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दिला सकते हैं। जैसे किसी दोस्त के बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर दिए और या किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया और उससे आपने मनी अर्न किया, ये पॉसिबल हो सकता है। आपको इस टाइम में खर्चे पे तो डेफिनेटली ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर्टी और जो एंसेस्ट्रल वेल्थ होती है या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है, इस एरिया से आपको पॉसिबल है कि कोई गेन हो, मतलब कोई स्टडी गेन हो सकती है या एक ह्यूज अमाउंट में मनी मिल सकती है, ये भी पॉसिबल हो सकता है इस टाइम में। केतु जो है वो आप राहु का 11th हाउस में होना आपको स्पेक्युलेटिव जो इन्वेस्टमेंट होती है या जो गैम्बलिंग होती है इसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन इसमें आपको लॉस होने का भी रिस्क पॉसिबल है। मतलब अगर आप, चूंकि राहु है आपके 11th हाउस में, वो आपको ट्राई करेंगे बार बार कि आप कुछ और सोचिए पैसे कमाने के लिए, यहां से भी पैसे आएंगे वहां से भी पैसे आएंगे, ऐसे बहुत सारे माइंड में आपके आइडिया देंगे और शॉर्टकट्स दिखाएंगे। तो अगर आप इस एरिया में अट्रैक्ट होते हैं या इस तरह से पैसे कमाने के लिए अट्रैक्ट होते हैं तो आपके लिए चैलेंज आ सकता है। आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इसलिए इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। केतु जो है उनका 5th हाउस में होने से आपके बच्चों की एजुकेशन या उनका जो हेल्थ है उस पर आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ सकता है, मतलब वो एरिया में भी आपका एक्सपेंस बढ़ सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग करना, बजटिंग करना और सेविंग करना, इस पे आपको इस टाइम में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप देखोगे कि आपके एक्सपेंसेस टू मच है, आप मनी अर्न भी करोगे तो भी आप सेविंग नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने खर्चे को सोच समझ के कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ में भी ये पीरियड कुछ मिक्स्ड रिजल्ट लाता है। सैटर्न की 2nd हाउस पर दृष्टि से फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक्सपेंसेस है ये बढ़ सकते हैं और कभी कभी घर का जो एटमॉस्फियर है उसमें थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस ये भी बढ़ सकता है। जुपिटर की 7th हाउस पर तो दृष्टि है, तो मैरिड लाइफ में आपके पॉजिटिविटी आएगी, आपको अपने पार्टनर से सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं तो
इस टाइम पीरियड में कोई एजुकेटेड, मैच्योर या फॉरेन बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई आपको पार्टनर मिल सकता है। राहु का 11th हाउस में ट्रांजिट आपके सोशल सर्कल को थोड़ा एक्सपांड करेगा, नए लोग मिलेंगे, लेकिन दोस्ती या रिलेशनशिप में जो ट्रस्ट इशू है वो क्रिएट हो सकता है। केतु का 5th हाउस में होना लव अफेयर में कंफ्यूजन या बच्चों के साथ इमोशनल डिस्कनेक्शन ये ला सकता है। फैमिली और पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन और ट्रस्ट इस समय मेंटेन रखिएगा, क्योंकि अगर आप ये ध्यान देते हैं तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। मतलब एक रिलेशनशिप को ठीक रखने में ये बहुत ज़्यादा, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, वरना आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि सैटर्न का 12th हाउस में होना आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फटीग है या फिर स्लीप डिसऑर्डर या पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम ये हो सकती है, इसलिए अपने हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर किसी, जैसे कहते हैं ना, कोई मेडिकल आपका ट्रीटमेंट चल रहा है या ऐसी भी इश्यूज आ सकते हैं जिसके थ्रू आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, आप रिकवरी होगी बट आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। इस वजह से अगर कोई मेडिकल इशू चल रहा है तो उसको प्रॉपरली ध्यान देते रहिएगा, मेडिसिन लेते रहिएगा, डॉक्टर से मिलते जुलते रहिएगा, वरना ऑल ऑफ सडन कुछ मेजर आ सकता है। जुपिटर का 3rd हाउस में होना आपको एनर्जी और आपके मोटिवेशन इसको इम्प्रूव करेगा, लेकिन ओवर ईटिंग, थ्रोट या फिर थायराइड इशू इस टाइम में पॉसिबल है, इसलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा। राहु का 11th हाउस में होना थोड़ा इरेगुलर लाइफ स्टाइल, लेट नाइट पार्टीज या जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट उसको इंक्रीज कर सकता है, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन होना या ब्लड प्रेशर इससे रिलेटेड इशू स्टार्ट हो सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। केतु का 5th हाउस में होना आपको एंजाइटी, स्ट्रेस या हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसका रिस्क भी बढ़ा सकता है, इसलिए रेगुलर एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अपनी स्लीप साइकिल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए इस टाइम पीरियड में। चिल्ड्रन और क्रिएटिविटी के मामले में भी ये फेज आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि सैटर्न की 5th हाउस पर दृष्टि है, जो बच्चों के लिए डिसिप्लिन और एक स्ट्रिक्ट रूटीन ये आपको करना बहुत ज़रूरी होगा। और पेरेंटहुड में डिले भी हो सकता है या कोई चैलेंजेस भी आ सकते हैं। केतु का 5th हाउस में होना आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको ब्लॉक करेगा, या आपका जो इंटरेस्ट है वो लॉस हो सकता है, या ये भी पॉसिबल है कि आप अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट को कंप्लीट ही ना कर पाए। मतलब आप स्टार्ट करें बट आपको थोड़ा डिटैचमेंट सी फीलिंग हो, या आपका मन नहीं लग रहा है, या आप उतने फोकस्ड नहीं है, या आप उतने डिसिप्लिन्ड नहीं है, जिससे कि आपका वो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ वो कंप्लीट ना हो पाए। इसके लिए आपको जो है अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए काइंड ऑफ टू डू लिस्ट बनानी होगी, या जो कहते हैं ना एक पैटर्न, एक प्रॉपर तरीके से वर्क करना होगा। आपको लिख के रखना होगा कि मुझे इतने देर इस पे काम करना है, नो मैटर व्हाट, मेरा मन कर रहा है या नहीं कर रहा, मेरा ये काम है, मुझे ये करना है। इस टाइप की अगर आप फीलिंग रखते हो या कहीं लिख के रखते हो और आप रोज देखते हो, रोज करते हो, तो आपका मन कंप्लीटली उस चीज को, मतलब उस चीज को करने में आप मन लगा सकते हो या अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो। अदरवाइज आपको डिटैचमेंट सी फीलिंग डेफिनेटली आएगी। बच्चों की हेल्थ या एजुकेशन को लेकर आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है।
आपको लग सकता है कि आपके बच्चे प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या हेल्थ का केयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको उनके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देना ज़रूरी होगा और साथ में पेशेंस भी रखना ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बन के बच्चों के आगे पीछे हो जाइए, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा पेशेंस के साथ उनको हैंडल कीजिएगा क्योंकि उनका प्रोसेस थोड़ा स्लो चलेगा। जुपिटर की 11th हाउस पर दृष्टि से ग्रुप एक्टिविटीज, कंपटीशन या फिर क्रिएटिव कोलैबोरेशन आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। इस टाइम में सोशल सर्कल में भी काफी चेंजेस आएंगे। सैटर्न का 12th हाउस में होने से आप थोड़ा इंट्रोवर्ट फील कर सकते हैं या आपको लग सकता है कि आप अपने ग्रुप में फिट नहीं हो पा रहे हैं। जुपिटर का 3rd हाउस में होना आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वही है कि सैटर्न के वजह से थोड़ा आपका मन हट सकता है, ये भी पॉसिबल है। राहु का 11th हाउस में होने से आपको सोशल मीडिया में आप पॉपुलर हो सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकती है। या आप अगर इन्फ्लुएंसर हो या उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन है, आप बनना चाहते हो, तो इस फील्ड में आपको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन रखिएगा, तो सक्सेस मिलना पॉसिबल है। केतु की 1st हाउस पर दृष्टि से आपको कभी कभी अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है या आप अपनी लाइफ डायरेक्शन को लेकर डाउट फील कर सकते हैं। इस दौरान आप जो हैं अपनी असली दोस्तों की पहचान करेंगे और जो सुपरफिशियल रिलेशनशिप हैं उनसे थोड़ा दूर हो जाएंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अगर देखा जाए तो ये टाइम काफ़ी पावरफुल टाइम है, बिकॉज सैटर्न का 12th हाउस में होना आपको मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी के साइड या ग्रेटिट्यूड, ये सारे तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। आपको अपने अंदर की शांति, जो पीस होती है, इनर पीस होती है, और पास्ट लाइफ जो कर्मास है उनको समझने का मौका मिलेगा। मतलब उस पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। जुपिटर का 3rd हाउस में होना स्पिरिचुअल बुक पढ़ने के तरफ आपका ध्यान अट्रैक्ट कर सकता है। सिबलिंग के साथ आपका स्पिरिचुअल डिस्कशन पॉसिबल है, या कोई आप शॉर्ट ट्रैवल करें जो कि स्पिरिचुअल साइड से रिलेटेड हो या पूजा पाठ से रिलेटेड हो, बट इस टाइप के भी कोई आप ऐसे शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हैं। राहु केतु एक्सेस आपको जो है वो मटेरियल डिजायर पे काम करने के लिए आपको थोड़ा फोकस कराएगा कि अपने खाली मटेरियल डिजायर के साइड मत जाओ, थोड़ा अपने को सेल्फ रियलाइज करो। सेल्फ रियलाइजेशन के साइड में भी राहु केतु का जो एक्सेस है आपको फोकस करेगा। इस टाइम में आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे मेडिटेशन हुआ, मंत्रा चैंटिंग हुई, या फिर सेवा भाव, दूसरों को डोनेशन, ये सब अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप अपने 12th हाउस को सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो इनमें से कोई चीज़ ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं स्टूडेंट के लिए। एरीज स्टूडेंट, आपके लिए ये टाइम जो है वो बहुत बड़ा प्लैनेटरी शिफ्ट लेके आया है, क्योंकि देखिए अब आपकी 7.5 स्टार्ट हो गई है। सैटर्न का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ना स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपको डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और फोकस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेगा, उसके तरफ आपका ध्यान लगाएगा। ये टाइम आपको अपनी स्टडी और पर्सनल डेवलपमेंट में एक नए तरीके से मैच्योरिटी लाना चाहिए। मतलब आपको
अपने स्टडी पे फोकस करना चाहिए और एक मैच्योर पर्सन के जैसे सोचना चाहिए कि मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इस तरह डिसिप्लिन के साथ ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब बी मैच्योर, ऐसा आपको इस टाइम पीरियड में होना चाहिए। सैटर्न की एनर्जी आपको अपने गोल, टाइम मैनेजमेंट और डेली रूटीन को सीरियसली लेने पर बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे। इस टाइम आपको अपनी पढ़ाई में पेशेंस और परसिवरेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिजल्ट आपको थोड़ा स्लो मिल सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये आपके लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाएगा। मरकरी भी मई में जो है वो एरीज में ही होंगे, मतलब मई में मरकरी एरीज में रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, लॉजिकल थिंकिंग और लर्निंग एबिलिटी ये काफ़ी शार्प होगी। आपको अपने आइडिया को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करने का बहुत सारा मौका मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा इम्पल्सिवनेस दिखाएं या जल्दीबाजी, इसकी वजह से गलतियां करें, मतलब टू फास्ट रहें या हर चीज को बिना सोचे समझे करें, ये भी पॉसिबल है। जैसे कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, वो चीज का ध्यान दीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहिएगा, थोड़ा पेशेंटली अपने काम कीजिएगा। अपने वर्ड्स और एक्शन पर थोड़ा कंट्रोल करिएगा, क्योंकि ये दोनों ही इस टाइम में थोड़ा फास्ट हो जाएगा, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। मरकरी की एनर्जी से आप जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, डिबेट है या कहीं प्रेजेंटेशन कर है आपको कोई प्रोजेक्ट का या इंटरव्यू, इन सब में आपका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा हो सकता है। जुपिटर जो है वो 14 मई 2025 से जेमिनाई में आएंगे, जो आपका थर्ड हाउस है। यहाँ आपको एकेडमिक एफर्ट जो है आपका वो थोड़ा ज़्यादा बूस्ट होगा, मतलब जुपिटर का सपोर्ट मिलेगा और एकेडमिक साइड में आप थोड़ा बूस्ट फील करेंगे। ये ट्रांजिट जो है ये आपको नई स्किल का लर्न करना, शॉर्ट कोर्सेस के थ्रू लर्न करना या कोई सर्टिफिकेशन लेना, कोई कम्युनिकेशन बेस्ड स्किल्स जो होती हैं या सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कोई लैंग्वेज लर्न करना, कोई राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें लर्न करना, जर्नलिज्म करना या आईटी से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं, इस टाइप की चीज़ों में आपको सक्सेस भी मिलेगी और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा कि चलो कुछ लर्न करते हैं। जुपिटर की दृष्टि से आपको सिबलिंग्स, टीचर्स या फिर जो पीयर ग्रुप होता है उससे काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। और जो ग्रुप स्टडी या जो कोई ऐसे प्रोजेक्ट हों जिसमें कोलैबोरेशन की ज़रूरत हो, इस टाइप के प्रोजेक्ट में भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सैटर्न की जो प्रेजेंस है उसके वजह से, मतलब फर्स्ट हाउस में जो उसका इफेक्ट है सैटर्न का, उसके वजह से आपको कभी कभी सेल्फ डाउट, प्रेशर या वर्कलोड ज़्यादा है ऐसा भी फील हो सकता है। लेकिन ये जो टाइम है ये आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना और जो एक रियल ग्रोथ होती है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा पुश करेगा। तो थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा, थोड़ा सीरियसली स्टडी कीजिएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस अपने स्टडी में मिलेगी। जुपिटर की एनर्जी से आप जो हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं या कोई कंपटीशन या इंटर्नशिप में या कोई इससे रिलेटेड एक्टिविटी जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। राहु केतु का जो एक्सेस है वो 11th और 5th का है, इसकी वजह से कभी कभी सोशल डिस्ट्रैक्शन ये आपको पॉसिबल है या आपकी क्रिएटिव फील्ड में आपको थोड़ा ब्लॉकेज मिले। अगर आपने फोकस अपना बनाया रखा तो आप देखेंगे कि आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, बट आपको
अपने फोकस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा कट करना पड़ेगा। आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है जिसको आप फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं अपने एजुकेशन से रिलेटेड। अपनी जो स्टडी रूटीन है उसको डिसिप्लिन और टाइम बेस्ड रखिएगा। ऐसे नहीं कि आप जस्ट पढ़ने बैठ गए, पढ़ रहे हैं, मन मर्जी किया, आधे घंटे पढ़े उठ के चले गए, फिर किसी दिन 2 घंटे पढ़े उठ के चले। ऐसे मत कीजिएगा। अगर पॉसिबल हो तो एक सर्टेन टाइम बनाइएगा, उस समय पढ़ने बैठ जाइएगा। हर एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिएगा, या जो भी आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड, कि मतलब सपोज मुझे हिस्ट्री पढ़ना है तो मैं 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा। ये नहीं कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, मैं शाम को 4 बजे से 5 बजे तक हिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर मैं 15 मिनट का ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं साइंस पढ़ूंगा। तो अगर आप ऐसे टाइम बेस्ड अपना स्टडी फिक्स करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और थोड़ा इम्पल्सिव डिसीजन से इस टाइम में बचिएगा, या जो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनसे भी थोड़ा बचिएगा। सोच समझ के अपना टाइम टेबल बनाइएगा। ग्रुप स्टडी अगर पॉसिबल है तो ग्रुप स्टडी कीजिएगा, बट अच्छे ग्रुप के साथ स्टडी कीजिएगा। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स ग्रुप के साथ आप जस्ट स्टडी के लिए गए और वहां सिर्फ फन की बातें हो रही हैं, वो आपके लिए फायदा नहीं करेगी। लेकिन अगर आप ढंग के बच्चों के साथ बैठ के ग्रुप स्टडी करते हो, या आप किसी टीचर से गाइडेंस लेते हो, शाई मत फील कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो टीचर से गाइडेंस लीजिए। अपने एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट दीजिए, ये आपको ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद रहेगा। एग्जाम से पहले अगर पॉसिबल है तो अपने लिए क्वेश्चंस बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए। इसमें भी आप देखेंगे ना कि आप माइंड आपका काफी क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट आपने प्रिपेयर ठीक से नहीं किया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हेल्थ पे और अपने स्लीप साइकिल पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सैटर्न की वजह से आपको थोड़ा स्लीप इशू आ सकता है और थोड़ा माइंड जैसे डिजी सा फील कर सकता है। इसलिए अपने स्लीप पे ध्यान दीजिएगा। रिजल्ट में डिले हो सकता है, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए पेशेंस रखिएगा, वर्क हार्ड कीजिएगा। ये टाइम है आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, वर्क हार्ड करने की और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की, बिकॉज सैटर्न का इफेक्ट आपके ऊपर है। और आप देखोगे कि 2.5 ईयर ये ऐसे ही चलेगा, और 2.5 ईयर के बाद सैटर्न आपके लग्न पे आएंगे। तो वॉट एवर आप आज कर रहे हो, कहते हैं ना, ये बेस बना रहा है आपका। तो जितनी मेहनत आप आज कर रहे हो उसका फ्रूट देना सैटर्न आपको आपके उस टाइम से शुरू करेंगे जब वो आपके लगन पे आएंगे। अगर आप आज ही मेहनत नहीं करोगे तो आप मत एक्सपेक्ट करना कि आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा जब सैटर्न आपके लग्न पे आएंगे, मतलब आपकी 7.5 पीक की स्टार्ट होगी। इसलिए बी केयरफुल और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखिएगा और टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिएगा। अब चलिए कुछ रेमेडी की बात करते हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सभी एरीज लगन वालों के लिए है। अगर पॉसिबल हो तो सुबह उठ के ओम नमो भगवते वासुदेव का चैंट करें या फिर सुने। अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो थर्सडे को ज़रूर करिएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। एवरी थर्सडे आपको येलो फ्लावर विष्णु भगवान को चढ़ाइए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो कोई नीडी स्टूडेंट या बच्चों के एजुकेशन उस पे पैसे लगाइए, खाना खिलाइए, किसी भी तरह से बच्चों की हेल्प अगर हो सके तो बच्चों की हेल्प कीजिए एजुकेशन या फूड से रिलेटेड। एवरी सैटरडे को तेल का दिया जलाइए। शनि भगवान के मंदिर में जला सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जला सकते हैं अपने घर के टेम्पल में जस्ट दिया जलाइए, शनि भगवान को याद कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते तो सैटरडे पॉसिबल हो तो किसी टेम्पल में जाके मस्टर्ड ऑयल चढ़ा दीजिए शनि भगवान के नाम से, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। एवरी वेडनेसडे ग्रीन कलर की ड्रेस पहनिए और हरी सब्जियां खाइए। हरी सब्जियां तो वैसे रोज ही खाइए,
बट ग्रीन कलर की ड्रेस एवरी वेंसडे पहनेंगे तो आप अपने बुध भगवान को, मतलब मरकरी को एक्टिवेट करेंगे। आप ये सब तो रेमेडीज हैं, पर उससे ज़्यादा आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अननेसेसरी रिस्क या इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करिएगा। हेल्थ को लेकर थोड़ा अलर्ट रहिएगा। रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट को फॉलो कीजिएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिएगा और अपने स्लीप साइकिल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अपने गोल पर इस टाइम पीरियड में आपको फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सारे एरीज लग्न वालों के लिए भी है कि अपने गोल पे फोकस रखिएगा। इम्पल्सिव डिसीजन से इस टाइम पीरियड में बचिएगा और पेशेंस रखिएगा कि अगर वर्क स्लो हो रहा है तो भी हो जाएगा मेरा वर्क। इस बात का पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा और थोड़ा पेशेंस से काम कीजिएगा। मरकरी की वजह से आपका थोड़ा इम्पल्सिवनेस या मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, इसलिए बोलने से पहले सोचिएगा, सोच समझ कर ही बोलिएगा। अब एक आध वास्तु रिलेटेड चीज़ें बता देती हूँ, अगर पॉसिबल हो तो कर सकते हैं। अपने एंट्रेंस पर अगर आप स्वास्तिक का सिंबल लगाते हैं तो ये आपके लिए गुड लक और पॉजिटिविटी ले आता है। तो अगर पॉसिबल है तो स्वास्तिक अपने एंट्रेंस पे लगाएं। अपने घर का जो वेस्ट पार्ट है, जो हाउस का आपके वेस्ट पार्ट है, उसको ओवरलोड ना करें, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा वहाँ पे सामान नहीं रखें, या बहुत जो हैवी फर्नीचर्स होते हैं वो सब मत रखिए। जितना कम से कम हो फर्नीचर उस एरिया में रखिए। थोड़ा स्पेस को ओपन रखिए जिससे कि एनर्जी का फ्लो हो। और कोई अगर होली प्लेस पे आप पीपल का पेड़ लगवा सकते हैं तो वो भी करिए, या कोई ट्री प्लांट कराइए, वो आपके लिए भी अच्छा होगा। देखिए, ये जो टाइम है ये एक इनर प्यूरिफिकेशन और आउटर इवेल्युएशन दोनों का योग बना रहा है। सैटर्न 12th हाउस में आपको डिटैचमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन सिखाएंगे। जुपिटर 3rd हाउस में आपको करेज, डिसीजन और क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए इंस्पायर करेंगे। राहु 11th हाउस में आपके डिजायर को एम्प्लीफाई करेंगे और केतु 5th हाउस में इमोशनल अटैचमेंट और पर्सनल एक्सपेक्टेशन से आपको मुक्ति दिलाएंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये चीज़ आपकी हो, मतलब आप इससे थोड़ा डिटैच हो जाइए। अगर आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं तो ये समझिए कि आपकी लाइफ में एक ये डीप ट्रांसफॉर्मेशन, कार्मिक रिवॉर्ड और एक न्यू बिगनिंग उसकी स्टार्टिंग है। ये बात याद रखिएगा कि डिस्ट्रैक्शन से इस टाइम में आपको बचना होगा और सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी इनर वॉइस पे, जो आपकी गट फीलिंग है, उस पर ट्रस्ट कीजिएगा, क्योंकि वो आपको सही आंसर देगी। उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होगा आपके लिए। मैंने एरीज वालों के लिए डिटेल में बताया कि चारों ट्रांजिट का आपके ऊपर क्या असर होगा। ये एरीज लग्न के लिए बताया था कि आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। अगर आप इससे कनेक्ट होते हैं या आपको मेरी बातें सही लगती हैं, आप कुछ अभी फील कर रहे हैं, या आगे फ्यूचर में जब ये ट्रांजिट हो जाएगी और आप उसका इफेक्ट देखना शुरू करेंगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने जो फीलिंग है या जैसा आपकी लाइफ में चल रहा है शेयर कीजिएगा। मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा। और अपने फ्रेंड सर्किल में या लोगों से ये वीडियो शेयर कीजिएगा जो एरीज लग्न वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।